नमस्कार, घर का जायका विद सरोज में आपका स्वागत है। लेह लद्दाख सीरीज़ के पार्ट 3 के इस वीडियो में आपको लेह से पेंगांग लेक तक की अपनी यात्रा का दर्शन कराऊंगी। पार्ट 1 में लेह सिटी और पार्ट 2 में नुब्रा वैली का सफ़र आपने देखा होगा। यदि किसी कारणवश आप न देख पाए हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं। 7 जुलाई 2022 को हमें लेह से पेंगांग लेक की यात्रा पर निकलना था। यह लगभग 5 से 6 घंटे का सफ़र था, इसलिए सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट करने अपने होटल के डाइनिंग हॉल में पहुंचे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग पेंगांग के लिए निकले। लेह से 34 किलोमीटर दूर पड़ता है कारू। यहाँ से पेंगांग लेक और मनाली का रास्ता अलग हो जाता है। कारू तक की सड़क ऑलमोस्ट प्लेन है, लेकिन जैसे ही पेंगांग के लिए मुड़ते हैं चढ़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ नीचे एक गांव दिख रहा है जिसका नाम है सक्ती। यह गांव काफ़ी बड़ा है, सामने पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही खूबसूरत और सुहावना दृश्य दिख रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गांव का विस्तार लंबाई में काफी दूरी तक है। कारू से चांगला पास 40 किलोमीटर दूर है। जिस तरह खरदुंगला पास होते हुए नुब्रा वैली पहुंचते हैं, उसी तरह चांगला पास होते हुए पेंगांग लेक का सफ़र तय करते हैं। चांगला की ऊंचाई भी 17,688 फीट है, जो खरदुंगला पास से मात्र 300 फीट कम है। यहाँ हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके। यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ का एक ऐसा दृश्य सामने आया जो अत्यंत मनमोहक था। आज हम लोग लेह से सुबह 10 बजे निकले हैं। हम लोग पहुँचे हैं चांगला। तो चांगला के बारे में हम लोग को बताया गया था कि रोड बहुत ही ख़राब है, चांगला से पहले और चांगला के बाद, और उस रोड पर चलते हुए हालत ख़राब हो जाती है। हम लोग का एक्सपीरियंस बिल्कुल थोड़ा अलग रहा। वहाँ पर हमने देखा कि तो BRO बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। वो पूरे सड़क को का चौड़ीकरण कर रहा है और 2 लेन बना रहा है। तो उस नाते जगह जगह पर कच्ची सड़कें हैं, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे नहीं हैं, तो उतना स्मूथ नहीं है। लेकिन फिर भी एक कच्ची सड़क पे जिस तरह से एक गाड़ी चल सकती है अच्छी तरह से, उस तरह से गाड़ी चल रही है। उसके लिए कोई लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। BRO के सड़क निर्माण की तारीफ करते हुए यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी। रास्ते में हमने देखा कि मजदूर लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में सड़क बनाने में कठिन मेहनत कर रहे हैं, वह भी 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर। वे बिल्कुल ही विपरीत हालातों में काम कर रहे हैं। इनमें स्थानीय मजदूर कम और दूसरे राज्यों से आए मजदूर ज़्यादा हैं। लेकिन जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती हो और गर्मी में सूरज की चिलचिलाती किरणें पड़ती हों, सड़क के दूसरी तरफ गहरी खाई हो, खाने पीने का सामान सहज रूप से उपलब्ध न हो, वहाँ इन श्रमिकों के हालात का और इनकी मेहनत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसलिए पेंगांग जाते वक्त और वापसी में हमने पाया कि मजदूर सड़क पर खड़े होकर खाली बोतल कार से आते जाते टूरिस्टों को दिखाकर पानी मांग रहे थे। हालांकि BRO इन्हें खाना और टैंकर भेजकर पानी उपलब्ध कराता है,
लेकिन ज़्यादा श्रम और गला सूखने के कारण फिर भी इन्हें पानी मांगने की नौबत आ जाती है। हमारे जवान सीमा की सुरक्षा के लिए तो तैनात हैं ही, लेकिन उनके आवागमन और उनके साजो सामान को तीव्र गति से सीमा चौकी पर पहुंचाने के लिए बीआरओ जो सड़क निर्माण कर रहा है, उसमें लगे श्रम को कम करके नहीं आंका जा सकता। इस प्रकार बॉर्डर को महफूज रखने में जवानों के साथ साथ श्रमिकों का भी भारी योगदान है। आमतौर पर हम सिर्फ जवानों का नाम लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ सीमा को सुरक्षित रखने में श्रमिकों के योगदान के महत्व को समझते हुए उनका भी नमन करती हूँ। हमारे सामने जो स्थान है उसका नाम है दुरमुख। नुब्रा वैली से बिना खरदुंगला और लेह टच किए जो बाहरी बार सड़क पैंगोंग के लिए निकलती है, वह यहीं आकर दुरमुख में मिलती है। अब दुरमुख से रास्ता एक हो जाता है। तांगसी से आगे बढ़ने पर हमारे साथ ही साथ एक स्ट्रीम चलने लगती है। यह नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस स्ट्रीम के पास बहुत ही हरियाली है। छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। रास्ते में मैंने देखा कि बहुत से टूरिस्ट अपनी कार साइड में लगाकर या बहुत से बाइकर्स यहीं रुककर लंच कर रहे हैं, जो वो अपने साथ लेकर आए थे और इस रमणीक स्थल का आनंद उठा रहे हैं। और लंच करने के बाद अब हम लोग पैंगोंग लेक जा रहे हैं और यहाँ से लगभग 26-27 किलोमीटर पैंगोंग लेक है। और ये लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये लाल और थोड़े थोड़े श्यामल रंग के ग्रे कलर के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इनका शेड्स जो है बराबर चेंज होता रहता है। तो जैसे जैसे सूर्य की किरणें पड़ती हैं या बादल आते हैं तो इनका शेड चेंज होता रहता है। तो बहुत ही सुहावना दिखता है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। और इस रास्ते को एंजॉय करते हुए हम लोग पैंगोंग लेक जा रहे हैं। सिर्फ पैंगोंग लेक का आनंद हम नहीं ले रहे हैं, बल्कि पूरे रास्ते का आनंद उठा रहे हैं। अब देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है, बहुत शानदार, आनंद आ गया। अब हम आगे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से पैंगोंग लेक की पहली झलक दिखाई दी। अद्भुत दृश्य था। दूर पहाड़ियों के नीचे पैंगोंग झील का एक छोटा सा हिस्सा नीले रंग से सराबोर। यहाँ एक छोटा सा बोर्ड भी लगा था, फर्स्ट व्यू ऑफ वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक 4 किलोमीटर अहेड। अब हम लोग पैंगोंग लेक के लिए आगे बढ़ चले। पैंगोंग लेक पर पहली नज़र पड़ते ही मेरे मुंह से निकला अद्भुत, अवर्णनीय। पैंगोंग लेक की कुल लंबाई 35 किलोमीटर है। इसका 1/3 हिस्सा भारत में और 2/3 हिस्सा चीन के तिब्बत क्षेत्र में पड़ता है।
पैंगोंग लेक पहुंचने पर सबसे पहले स्पैंगमिक पॉइंट पड़ता है। इस पॉइंट में भी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंतराल पर कैंप्स के ढेर सारे समूह हैं। आज की रात हमें यहीं एक कैंप में बितानी थी। हम लोग शाम 4 बजे स्पैंगमिक पॉइंट के अपने कैंप में पहुंच गए। मौसम बहुत ही सुहावना था। हमने ऊपर नज़र डाली तो थोड़े बादल छाए हुए थे, इसलिए झील का कलर अब गहरे नीले की बजाय आसमानी दिखने लगा था। यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग लेह से एक बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर रेंट पर लेकर निकले थे। यहाँ पहुँचने पर पहले 2 घंटे कैंप में ही रेस्ट करना उचित समझा। इसके बाद शाम 6 बजे पैंगोंग लेक पर पहुँच गए, जो कैंप से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। शाम हमने वहीं बिताई और कुछ फ़ोटोज़ खींचे। यहाँ सूर्योदय का समय सुबह 5:20 पर था, इसलिए हम लोग 5 बजे से पहले ही उठकर सूर्योदय देखने अपने टेंट से बाहर निकल आए। आप देख सकते हैं कि हमारे कैंप के सामने पैंगोंग लेक से सटी पहाड़ियाँ बिल्कुल ही काली दिखाई दे रही हैं और इनके पीछे छुपा सूरज अपने आगमन की दस्तक दे रहा है। लेकिन कैंप के पीछे जो ऊंचे पहाड़ हैं, उन पर सूरज की किरणों ने अभी से अपनी छटा बिखेरनी शुरू कर दी है। एक ही स्थान पर यह अद्भुत और दुर्लभ दृश्य देखने का अपना अलग ही अनुभव है। मेरे सामने काली पहाड़ी और मेरे पीछे सुनहरे रंग के आगोश में रेतीली चोटियाँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम फिर पहुँचे पैंगोंग लेक। यहाँ अब काफ़ी फेमस हो चुका 3 इडियट्स पॉइंट था। अब बारी थी कुछ फ़ोटो सेशन की। वैसे तो मैं स्कूटी नहीं चलाती, लेकिन यहाँ स्कूटी पर बैठकर फ़ोटो खिंचाना एक अलग ही फ़न था। यहाँ इडियट्स की कुर्सियाँ 3 ही थीं, पर हम तो 4 थे। पैंगोंग लेक का पानी खारा है, लेकिन है बिल्कुल साफ और अप्रदूषित। इस समय आसमान में काले बादल आ गए थे, इसलिए जो पैंगोंग लेक कल शाम शुरू में बिल्कुल नीला दिखाई दे रहा था, वह शाम ढलते ढलते आसमानी और इस समय किसी आम नदी के कलर की तरह ही दिखाई दे रहा था। पैंगोंग झील के उस पार, जहाँ झील और पहाड़ का मिलन दिखाई दे रहा है, वहाँ का सौंदर्य अनुपम है। नीले आकाश को बादलों ने आच्छादित कर रखा है। पीछे बर्फ से ढकी चोटियाँ दिख रही हैं। मन कर रहा है कि इस पूरी वादी में एक पक्षी की तरह स्वच्छंद रूप से उड़ती रहूं। हमारे पीछे के पहाड़ों को गौर से देखिए। इन्हें अपनी सुंदरता के लिए किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की तो ज़रूरत है नहीं। सूर्य की किरणें, बादल और इनसे निर्मित धूप छांव यहाँ के पहाड़ों के सौंदर्य में नैसर्गिक रूप से और भी निखार ला देते हैं। जी करता है कि दिन भर यहीं बैठे रहें और इन मनमोहक दृश्यों को यूं ही निहारते रहें। लेह लद्दाख का ट्रिप प्लान करते समय सीनियर सिटीजन्स के माइंड में सबसे पहला सवाल आता है कि क्या उन्हें यह ट्रिप करना चाहिए या नहीं। हमारे लिए भी इस ट्रिप की तैयारी कम चैलेंजिंग नहीं थी। जितनी सावधानी हमने इस ट्रिप में बरती, शायद उतनी अन्य किसी ट्रिप में नहीं। लेह लद्दाख ट्रिप को लेकर हमारे परिवार के लोग भी थोड़ा चिंतित थे, खासकर इसलिए कि हम सभी सीनियर सिटीजन्स थे। इसलिए जैसे ही हमारी पैंगोंग की यात्रा पूरी हुई और हम वापस लेह लौटे,
हमने अपने परिवार को अपनी कुशलता का एक संदेश भेजा। All is well, भैया, all is well। आप लोगों को हमारे लेह लद्दाख ट्रिप के ये तीनों वीडियोस कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।